हमारे साथ प्रशांत किशोर हैं और हम बात करेंगे बिहार की राजनीति पर तो करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर आजकल चर्चा में हैं। जो पहले इनके साथ हुआ करते थे, नीतीश कुमार के ये साथ हुआ करते थे, आज दोनों आमने सामने हैं। और प्रशांत किशोर ने तो उनको कह दिया कि फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, कहा कि जहां बैठते हैं वो कुर्सी मुख्यमंत्री की होती है। प्रशांत जी, आपने ऐसा क्यों कहा? आपका इतना पुराना रिश्ता है उनसे, आपने एक साथ काम किया है, 2015 के चुनाव में महागठबंधन आपने बनाया था, आज क्या हो गया? नहीं नीतीश जी से मेरे बहुत मधुर संबंध है। और जो आपने कहा कि हम लोग आमने सामने कैसे हो सकते हैं? वो इतने बुजुर्ग सीनियर लीडर हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मैंने अपनी राजनीति की अभी शुरुआत भी एक तरह से नहीं करी है। मैं तो सामाजिक तौर पे बिहार में जन सुराज के नाम पर बिहार के गांव शहरों में घूम रहा हूं। लोगों ने ये बताया कि नीतीश कुमार जी का ये जो नया महागठबंधन का प्रयोग है, उस पर मेरी टिप्पणी मांगी गई। तो मैंने उस पर ये बताया कि भाई जिस कलाकारी से या जिस समझदारी से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के चेयर पर बैठे हुए हैं, पिछले 10 साल में ये 6वां फॉर्मेशन है, मतलब 6th डिफरेंट फॉर्मेशंस में, उसमें एक ही चीज सच्चा कांस्टेंट है, नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बने रहना। वो कुर्सी है जो जाती नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई लोग कहते हैं कि मुझे ब्रांड वगैरह की थोड़ी बहुत समझ है, ब्रांडिंग वगैरह की, तो फेविकॉल वाले अगर मुझे मिलते तो उनको मैं कहता कि नीतीश जी कुर्सी पर, और कुर्सी और नीतीश जी, और इनका जो जोड़ है ये टूटेगा नहीं। फेविकॉल का जोड़ टूट जाए लेकिन ये जोड़ नहीं टूटने वाला है। लेकिन फेविकॉल जो आपने नाम लिया है तो विपक्षी एकता में बहुत काम आएगा। नीतीश जी ने दिल्ली में दौरा किया, सभी विपक्षी नेताओं से मिले, तो आपको नहीं लगता है कि विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, एक तरीके से गोलबंदी हो रही है बीजेपी के खिलाफ 2024 के चुनाव को लेकर? नहीं, कितना सफल होगा? देखिए, जब ये बिहार में घटनाक्रम हुआ उस दिन भी आप लोगों ने ये सवाल पूछा था, और तब से मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि जो बिहार में घटनाक्रम हुआ है, राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, ये स्टेट स्पेसिफिक घटना है। इसका राष्ट्र की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता हुआ मैं नहीं देखता हूँ। जो लोग भी जीतते हैं चुनाव या कोई नए फॉर्मेशन में आते हैं, वो दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, तो अपने साथी नेताओं से मिलते हैं। आप 4 नेताओं से मिलिएगा, उनके साथ चाय पीजिएगा, मीटिंग कीजिएगा, उससे जनता पे क्या फर्क पड़ना है? उससे आपकी चुनाव, आपकी विश्वसनीयता, आपके चुनाव लड़ने की क्षमता या एक नए नैरेटिव बनाने के संदर्भ में क्या फर्क पड़ना है? मान लीजिए कि महाराष्ट्र में एनडीए, पहले महागठबंधन की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है, उसका क्या फर्क दूसरे जगह पर? उसका तो फर्क कोई बिहार में पड़ा नहीं। तो ये राज्य स्पेसिफिक घटनाएं हैं। नीतीश जी दिल्ली गए, स्वाभाविक तौर पे जो बिहार के लोग हैं, बिहार के पत्रकार हैं, जो नीतीश जी को मिनट टू मिनट फॉलो कर रहे हैं, वो इसमें कुछ इसका मतलब निकालने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति पर इस तरह की घटनाओं का कोई बहुत बड़ा असर मैं नहीं देखता हूँ। देखिए, आप तो उन सब नेताओं के साथ काम भी कर चुके हैं जिनसे नीतीश जी अभी मिले हैं जाकर। आपको क्या लगता है, आपको कुछ फीडबैक है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें, कुछ लग रहा हो कि एक बार फिर से जो है जैसा कि माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी वर्सेस ऑल का कुछ इस तरह का स्वरूप बन रहा है? देखिए, 2 बात है उसमें। एक तो जो थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, और मैंने अपने आप को इस चीज़ से बिल्कुल अलग किया हुआ है। इसलिए अलग किया हुआ है कि जब से मैं बिहार आया हूँ, और उससे पहले भी जब मैंने लोगों से अपना जानना चाहा, लोगों ने ये बताया कि भाई आप बिहार में ही रहिए, बिहार की बाहर की घटनाओं पर, वहाँ की पार्टियों के, वहाँ के नेताओं के साथ बहुत इधर उधर करने के बजाय आप बिहार पर फोकस होकर यहाँ काम कीजिए। मैं ईमानदारी से वो काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं 5 मई से जब से मैंने ये घोषणा की है, तब से मैं करीब करीब हर दिन बिहार में ही हूँ, यहाँ से छोड़ के जाता नहीं हूँ। जो हर दिन यहाँ काम होता है उसको करते हैं। तो दिल्ली में क्या हो रहा है, दूसरे नेता क्या कह रहे हैं, एक दिलचस्पी जो मीडिया की खबर से हम लोग सुनते हैं उस पर थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन मेरी उसमें कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भागीदारी नहीं है, और मेरी बातचीत नहीं है, मैं करता ही नहीं हूँ। लेकिन आपको क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। आपको ये लगता है कि नीतीश कुमार में वो मादा है कि विपक्ष को एकजुट कर सकें? जैसे सीपीएम के नेता थे हरकिशन सिंह सुरजीत, एक जमाने में उनको माना जाता था कि उनमें वो क्षमता है कि वो विपक्षी एकता दलों को एकजुट कर सकते हैं, उन्होंने किया भी। नहीं, तो हरकिशन सिंह सुरजीत जी और नीतीश कुमार जी दोनों का प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। हरकिशन सिंह सुरजीत जी स्वयं मुख्यमंत्री नहीं थे, स्वयं पद के दावेदार नहीं थे, वो तो एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर की भूमिका में थे, इसलिए शायद सब लोगों का उन पर विश्वास था। दूसरी बात ये समझिए, वो दौर अलग था, आज राजनीति का दौर अलग है। उस समय कोलिशन पॉलिटिक्स
कि शायद विश्वसनीयता थी। अब वो विश्वसनीयता कितनी है, ज़्यादा या कम, वो तो जनता को तय करना है। लेकिन आपने भी जब बंगाल में काम किया ममता बनर्जी के लिए, तो वो भारी बहुमत से जीती, और जीतने के बाद वो भी दिल्ली गई थी, वो भी विपक्षी एकता की बात कर रही थी। यही बात तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो नेता, जो पार्टी, आप ही उसके सूत्रधार नहीं, अरे सूत्रधार तो आप मुझे किसी चीज का बता दीजिए। सूत्रधार तो आप लोगों ने मार्च के महीने में नीतीश जी मेरे से दिल्ली में मिले, तो आप लोगों ने ये बता दिया कि मैं सूत्रधार हूँ कि नीतीश जी विपक्ष के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे, विपक्ष के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे। तो मीडिया तो सही होगा। नहीं, मीडिया अपने हवाले से कुछ भी चला सकती है। मैं यही बात आपको बता रहा हूँ। जैसे ममता दी बंगाल में जीती, तो स्वाभाविक तौर पे जब वो दिल्ली जाएंगी तो मीडिया की उनमें ज्यादा दिलचस्पी है, जो दूसरे दल हैं उनकी दिलचस्पी है, लोग आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सक्सेसफुली एक नए रणनीति, नए स्ट्रेटेजी के तहत एक बेहतर नैरेटिव और फेज के साथ कोई बड़ा प्रयोजन कर पा रहे हैं जिसका राष्ट्रीय राजनीति पर कुछ फर्क पड़े। मिलना मिलाना तो लोगों का आपस में चलता रहता है, और जब आप जीतते हैं या कोई नई भूमिका में आते हैं, जैसे नीतीश जी अभी कल तक बीजेपी के पक्ष में थे, अब 1 महीना के बाद वो बीजेपी के खिलाफ सो कॉल्ड लोगों को गोलबंद कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है जब ये जाएंगे तो लोगों की क्यूरियोसिटी होगी ये जानने, सुनने, समझने में कि भाई क्या वजह है कि वहाँ से छोड़कर आए हैं, और यहाँ आए हैं तो अपनी भूमिका क्या देखते हैं। इन बातों को सुनने, जिससे आप मिल रहे हैं, संभव है कि आपसे सुनने के लिए भी मिल रहा है। लेकिन नीतीश जी तो आप ही पर अब कह रहे हैं कि आप ही बीजेपी के करीब जा रहे हैं, आप बीजेपी से प्रभावित हैं, मैंने उनके खिलाफ कर रहे हैं। मैंने ये बात कल भी बताई है। 1 महीने पहले तक नीतीश जी बीजेपी के साथ थे, और पब्लिकली हर मीटिंग्स में आप लोगों ने खुद पिछले 5-7 साल में तो आपने खुद कैप्चर किया है, 90 डिग्री पर झुक के मोदी जी को प्रणाम कर रहे थे कि आप ही मोदी जी को महामानव बता रहे थे। अब 1 महीने के बाद स्वयं वो दूसरी साइड आ गए हैं, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। 2015 में हम लोगों ने देखा है, और नीतीश जी का जो यहाँ कार्यकाल रहा है 2000 से, जब से वो राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण हुए हैं, और 2005 से तो मुख्यमंत्री ही हैं, उसमें ज्यादातर समय तो वो बीजेपी के साथ सरकार में रहे हैं, और वो दूसरे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कौन बीजेपी का ए टीम है और कौन बी टीम है। प्रसाद जी ये चाहते थे कि जब ये दोबारा गए एनडीए में, चाहते थे कि वो विपक्ष के चेहरा बने। नहीं, दिक्कत है बिल्कुल। पहले में देखिए महागठबंधन 2015 मैं आपको बता रहा हूं में और आज के नीतीश कुमार में क्या फर्क, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं 2015 का जो महागठबंधन था उसको जनता ने वोट दिया था, नीतीश जी ने एक स्टांस लिया था। 2012-13 में ये बीजेपी से अलग हुए, फिर उस महागठबंधन को बनाया गया, उस पर वोटिंग हुई, जनता ने उसको भारी बहुमत से जिताया था, वो एक अलग कहानी है। आज जनता ने जिताया नहीं है, आप पर्दे के पीछे मैन्यूवर करके एक फॉर्मेशन बनाकर आ रहे हैं। तो ये सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन दोनों में फर्क जमीन आसमान का है। पीछे के घटनाक्रम में जनता का मैंडेट उस गठबंधन को मिला हुआ था, और उस समय भी राष्ट्रीय राजनीति पे उसका कोई सीधा प्रभाव नहीं था। मैं तो उस समय भी यहाँ से छोड़ के चला गया था। राज्य में कोई फॉर्मेशन बनाकर आप जीत गए, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि पूरे राष्ट्र में वो फॉर्मेशन एक्सेप्टेबल हो जाए। माहौल में देखें प्रशांत जी, तो नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, विपक्ष के चेहरा हो सकते हैं, लेकिन जो नेताओं की भीड़ है, जो जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, केसीआर हैं, आप कहाँ पाते हैं कि मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है? बार बार आप मुझे उसी विषय में खींच कर लाना चाहते हैं जिससे मैं अपने आप को अलग कर चुका हूँ। आप रणनीतिकार रहे हैं, आप तो कुछ बताएंगे ना भाई। नहीं वो रहे, देखिए अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उन्होंने जो ऑफिशियली स्टेटेड बयान नीतीश जी से मिलने से पहले और बाद में कहा है कि हम किसी भी गठबंधन के हिस्सा नहीं है, हम सीधे लड़ाई लड़ रहे बीजेपी से। केसीआर साहब यहाँ पटना में आए थे, आप सब सज्जन वहाँ पर थे, आपने प्रेस वार्ता करी, उन्होंने ऐसा कोई प्रपोजल दिया नहीं। उन्होंने आकर ये बताया कि तेलंगाना में उन्होंने क्या क्या काम किए हुए हैं। इसके बाद आप जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं, नीतीश जी उसके बाद मिले ओम प्रकाश चौटाला जी से, कुमारस्वामी जी से, सीताराम येचुरी जी से, और शायद 1-2 और कोई नेताओं से मिले, दीपांकर भट्टाचार्य वगैरह। ये सब महत्वपूर्ण लीडर हैं, लेकिन अंततः राष्ट्रीय राजनीति में ये छोटे दल हैं, इनकी इतनी संख्या नहीं है, इतनी ताकत नहीं है राष्ट्रीय स्तर पे कि वो आमूल चूल परिवर्तन राष्ट्रीय राजनीति में कर दें। उनकी एक छोटी भूमिका हो सकती है, अपने क्षेत्र में भूमिका हो सकती है। अगर ये 4, 5, 6 सब नेताओं को आप जोड़ भी दें, उनकी पार्टियों की संख्या अगर आप आज देखेंगे
उनके पास तो 10 MP नहीं है टोटल मिला के, उससे क्या बदल जाएगा? और आपको नहीं लगता कि कोई चुनौती MP की संख्या नहीं होना वो दो तक नहीं है, लेकिन संगठनात्मक स्तर पे, विचार के स्तर पे, स्ट्रेटेजी के स्तर पे या जमीन पर होने वाले प्रयास के स्तर पे कोई नई बात अभी तक सामने आई नहीं है। तो सिर्फ नेताओं के चाय कॉफी खाने पर मिलने से अगर कुछ बड़ा हो सकता था तो पिछले 10 साल में कई बार हो गया होता। लेकिन आप ये भी तो देखेंगे बीजेपी आज अलग थलग पड़ी हुई है, कोई उनका सहयोगी दल नहीं है। अलग थलग पड़े हैं, नहीं पड़े हैं, बीजेपी की चिंता है, वो लोग बताएंगे। आपने मेरे से ये पूछा कि ये जो मिलना मिलाना लोगों का होता है, मैं किसी व्यक्ति किसी दल पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि आपकी जो पीछे की भूमिका थी उस समझ के आधार पर बताइए कि इसका क्या असर हो सकता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि चाहे जितने नेता मिल लें, जब तक आपके पास कोई एक सोची समझी रणनीति न हो, एक संगठन या संगठन का कोई स्वरूप न हो, जमीन पर काम करने की कोई ताकत जो कि पहले से बेहतर हो वो न हो, एक ऐसा कोई चेहरा न हो जो विश्वसनीय हो, एक ऐसा नैरेटिव न हो जिससे कि जनता जुड़ सके, तो आप जितनी चाय पीना है पी लीजिए, जितनी खाना खाना है मीटिंग करना है कर लीजिए, उसका कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। ये मेरी समझ है, संभव है कि मैं ज़्यादा नहीं समझता हूँ, ये बहुत सीनियर लीडर लोग हैं तो ये इनके दिमाग में कुछ दूसरा चल रहा है। आप नीतीश जी से जब मिलिएगा तो उनसे पूछ लीजिएगा। नहीं तो मतलब इतना जो विपक्ष एकजुट हो जाए, बीजेपी अकेले रह जाए तब भी बीजेपी भारी पड़ेगी। नहीं, मैं वो बात ही नहीं कह रहा हूँ। विपक्ष पहली आप कितने सारे एजम्पशंस कर रहे हैं। विपक्ष एकजुट का मतलब क्या है भाई? लोगों का साथ में बैठ के चाय पीना, ये तो विपक्ष की एकजुटता नहीं है। कहाँ पर ज्वाइंट वर्कर्स सम्मेलन हो गए? कहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना में सारे दल मिलके केसीआर जी के साथ खड़े हैं, या केसीआर जी आकर दिल्ली बिहार में, भाई दिल्ली वो पटना आए, एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बिहार के वोटर को किस तरह से उन्होंने प्रभावित किया जिससे लगता है कि पहले की जो स्थिति थी उससे बदल जाएगी। बिहार पे आते हैं हम लोग, पोस्टर लगा है जेडीयू का, प्रदेश ने देखा अब देश देखेगा। आप बिहार में घूम रहे हैं, आपको क्या दिखाई दिया? प्रदेश देख रहा है, प्रदेश खूब अच्छे से देख रहा है, और वो जदयू के नंबर में, उनकी पार्टी की ताकत में भी दिख रहा है। प्रदेश देख रहा है और जदयू की जो यहाँ स्थिति है उसमें वो दिख रहा है। ये 40-42 MLA की पार्टी है, और आज नीतीश जी की स्थिति ये है कि अगर वो सरकारी अमले के साथ न हो तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई ऐसा पंचायत नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है कि बिना सुरक्षा और सरकारी अमले के नीतीश जी 500 लोगों के साथ बैठ के मीटिंग कर लें। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इतना नीचे गुस्सा है, इतना लोगों को नाराजगी है। नीतीश जी यहाँ पर बहुत, आज से 8 साल 10 साल पहले जब हम लोग आए थे, और हम लोग भी इसी राज्य के हैं, जब राज्य में नहीं रहते थे, राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, तब भी हम लोग के मन में कोई इज्जत प्रतिष्ठा की बात होती थी, बड़े अच्छे कि भाई सुलझे हुए आदमी कोई प्रयास कर रहे हैं बिहार को सुधारने के लिए। आज जब मैं बिहार में घूम रहा हूँ, पिछले 5 महीने से करीब करीब हर दिन मैं कहीं ना कहीं हूँ, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नीतीश जी अपने सरकारी अमले और सुरक्षा के बगैर बिहार में किसी भी पंचायत में या किसी भी शहर में 200-300 लड़कों, बच्चों, महिलाओं के साथ बैठ के चर्चा करके दिखा दे मीडिया के सामने, मैं दावा कर रहा हूँ। एक सवाल हो ही नहीं सकता है। हर आदमी इतना परेशान है, हर आदमी नीचे ये कह रहा है साहब अफसरशाही हावी है, करप्शन इतना ज्यादा है, परेशानी इतनी ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि हम कितना काम हुआ है बिहार में, आपको ABCD नहीं पता है। ठीक बात है, बिहार के विकास के बारे में बिल्कुल ठीक बात है, हमें ABC नहीं पता है। हम तो सामने से कह रहे हैं कि हमें ABC पता नहीं है, लेकिन नीतीश जी को तो A से Z पता है। तो नीतीश जी को A से Z जिनको पता है, अपनी समझदारी का उपयोग करके लोगों को बताना चाहिए कि भाई बिहार में 2004 में वो 5 में मुख्यमंत्री बने हैं, आज 2022 हो गया, 17 साल हो गए। 2005 में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में 2005 में भी थी, आज भी है। यहाँ की सड़कों की स्थिति, यहाँ के लोगों की स्थिति, यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, यहाँ पर पलायन की अवस्था, क्या बदल गया है? अगर बदल गया है तो उसको बता दीजिए। जी नहीं, प्रशांत जी, एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं। आपने तो बहुत सारी बातें कही, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा देश की राजनीति पर? भाई, हर लोकतंत्र है,
सारे दलों को, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने अनुसार जनता के बीच में जाए, अपनी बात रखे। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, राहुल जी उसके नेता हैं, वो लोग अपना एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अभी तो शुरू किया है 4-5 दिन पहले, उसको देखिए। एक बात अभी समझ में आ रही है कि जो यात्रा का रूट हम लोग देख रहे हैं पब्लिकली जो अवेलेबल है, वो तो उन राज्यों में है जहां पर सीधे बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई ही नहीं है। मान लीजिए कि आप केरल में 20 दिन हैं, तो केरल में तो बीजेपी है ही नहीं, और आप बीजेपी से लड़ने के लिए या बीजेपी के सामने गोलबंद, तो लेफ्ट, आप तो केरल में लेफ्ट और आप लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी इतनी शक्तिशाली है नहीं, आप तेलंगाना में है, वहां पर बीजेपी इतनी शक्तिशाली दल है नहीं। अगर ये यात्रा मेरी समझ से यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, जहां पर सीधे कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला है, उन राज्यों में भी होती, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जहां कर रहे हैं वहां न करें, लेकिन यात्रा का जो मेजर पोर्शन है वो उन राज्यों में है जहां पर बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला नहीं है। वहां तो जो दल बीजेपी के विपक्ष में लड़ रहे हैं या बीजेपी के सामने विपक्ष की भूमिका में हैं, वही आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और वहीं पर अब यात्रा कर रहे हैं। तो मैं वो थोड़ा सा उसमें कॉन्ट्रडिक्शन देखता हूं। अगर आपका प्रयास ये है कि देश के लोगों को जगाएं, बताएं बीजेपी के विचारधारा सो कॉल्ड जो जिसके खिलाफ वो खड़े हैं, तो आपको उन एरिया में ये पहले करना चाहिए जहां बीजेपी बहुत प्रभावी है, बहुत मजबूत है। ये तो ऐसे हो गया कि लड़ाई लगी है ईस्टर्न छोर पे और आप सेना डिप्लॉय कर रहे हैं वेस्टर्न छोर पे, तो कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। नहीं, लाभ होना नहीं होना मैं उस पर टिप्पणी नहीं जाते जाते हम एक सवाल आपसे, जिन लोगों ने भी इसकी परिकल्पना करी है, मेरे समझ से ये परे है। मान लीजिए कि मैं बिहार में कुछ करना चाहता हूँ और मैं पदयात्रा उड़ीसा में शुरू कर दूं, तो लोग तो ये पूछेंगे भाई काम आपको बिहार में करना है, संगठन आपको बिहार में बनाना है, लोगों को जगाना आपको बिहार में है, तो आप उड़ीसा में क्यों घूम रहे हैं? एक आखिरी सवाल प्रशांत जी, हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के खिलाफ जब विपक्ष गोलबंद हुआ था 1967 में और 67 में गोलबंद होना शुरू हुआ और हाँ शुरुआत हुई थी और 77 में आके 10 साल लगे थे कांग्रेस को सत्ता से हटाने में। बीजेपी को हटाने में कितना समय लगेगा गोलबंद होने में? मेरे पास ऐसा कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है और ये मेरा काम नहीं है कि बीजेपी को कौन हटाएगा कौन नहीं। देश में लोकतंत्र मजबूत बना रहना चाहिए, उस दिशा में जो दल भी अपने आप को विपक्षी दल की भूमिका में देखते हैं, उन्हें सार्थक और बेहतर प्रयास करने की जरूरत है। सिर्फ एक साथ मिलने से, दिल्ली में बैठ के कॉफी पीने से, प्रेस वार्ता करने से कोई आप नया सशक्त विपक्ष खड़ा नहीं कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपने संकेत साफ कर दिया, संकेत क्या आपने स्पष्ट कर दिया। आपने हमसे बातचीत की प्रशांत जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद।